हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस ढेर सारे क्वेश्चन पूछता है। ये टॉपिक का नाम है रीसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर। आप कोई भी एग्जामिनेशन उठा कर देख लो जो पास में आईबीपीएस ने कंडक्ट कराया है, उन सब एग्जामिनेशन में चाहे सेबी हो, पीएफआरडी हो, आईएफएससी हो, आरबीआई हो या फिर ढेर सारे बैंक के एग्जाम हो जो आईबीपीएस करवाता है, इन सब एग्जामिनेशन में आपको रीसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर स्लैश फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन दिख जाएंगे। अब इस टॉपिक को कैसे हम बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने 5 रेगुलेटर्स बना रखे हैं। 5 रेगुलेटर को, फाइनेंशियल सेक्टर को डिवाइड कर दिया 5 रेगुलेटर के अंदर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला आप बैंकिंग के फंक्शन का ध्यान रखो, सेबी को बोला आप कैपिटल मार्केट के फंक्शन का ध्यान रखो, आईआरडीआई को बोला आप इंश्योरेंस मार्केट के रेगुलेशन का ध्यान रखो, पीएफआरडीए को बोला आप पेंशन सेक्टर के डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन का काम करो, आईएफएससी को बोला आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स का ध्यान रखो, उनको रेगुलेट करो। देखो ना, पांचों को डिवाइड कर दिया। अब अगर आप स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडी का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको उस स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडी के नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर रिसेंट डेवलपमेंट की नॉलेज होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेबी का एग्जाम देते हो तो आपको सेबी के सर्कुलर नोटिफिकेशन की नॉलेज होना जरूरी है। आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का एग्जामिनेशन दे रहे हो, आपको उस स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडी के अंदर जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है वो जानने हैं। साथ ही साथ आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो जो सेक्टर में डेवलपमेंट करी है उसको जानना भी जरूरी जाता है। एक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर बैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इररिस्पेक्टिव हम कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो जो डेवलपमेंट का काम किया है उसको जानना जरूरी है। हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर नोटिफिकेशन को पढ़ना जरूरी हो जाता है। अगर आप कोई स्पेसिफिक एग्जामिनेशन दे रहे हो किसी बैंक का, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो हमें समझ में आता है वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशन में आता है। तो उस केस में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। आगे आने वाले कुछ सेशन के अंदर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर नोटिफिकेशन को ही डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको वो सेशन समझ में आएंगे। देखो, फाइनेंशियल सिस्टम को समझने के लिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, फ्रेमवर्क क्या है। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन पे कुछ लेक्चर्स को जो फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर है उसको फ्री कर रखा है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। सेबी के कोर्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको वो फ्री कंटेंट दिख जाएगा, आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो। अब यूट्यूब के ऊपर कुछ सर्कुलर नोटिफिकेशन के सेशन स्टार्ट होने वाले, जून के मंथ से स्टार्ट करेंगे। आज जून का ही लेक्चर है और आगे आने वाले मंथ के अंदर, आगे वाले मंथ के भी हम सेशंस को डिस्कस करेंगे यूट्यूब के चैनल के ऊपर, ठीक है ना। अभी जो NABFID का एग्जाम दे रहा है, एग्जाम का एग्जाम दे रहा है या सिडबी का एग्जाम दे रहा है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए जून से स्टार्ट के लास्ट 6 मंथ के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। आई होप यू विल एंजॉय द सेशन। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एमसीक्यूज के लिए कहां जाना है आपको, मेरी एप्लीकेशन पे। चलो, मेरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म होता है और जून महीने के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर नोटिफिकेशन स्टार्ट होते हैं। ओके, हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट सर्कुलर नोटिफिकेशन फॉर द मंथ ऑफ जून 2023। काफी इंपॉर्टेंट महीना रहा है, अच्छे लेवल के सर्कुलर्स इस मंथ में रिलीज की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगर बात करें फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज की, तो वही 5 ऑफ जून को, जिस दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने एक पोर्टल को लॉन्च किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड, जिसका नाम है अंतरदृष्टि। फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मेन काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ा जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल कर सके। बैंकिंग की सर्विस होगी, इंश्योरेंस की सर्विस होगी, इन्वेस्टमेंट की सर्विस होगी, पेंशन की सर्विस होगी। जो बेसिक पार्ट होता है ना फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, वो सबसे पहले तो बैंक का अकाउंट होना ही है। अगर आपका बैंक का अकाउंट है तभी आप ज्यादातर सर्विसेज को अवेल कर पाएंगे, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, या फिर क्या कहते हैं आपका पेंशन रिलेटेड हो। इजी हो जाता है ना, अगर बैंक अकाउंट है थोड़ा सा इजी हो जाता है जी। अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए डैशबोर्ड को बनाया। रिजर्व बैंक ने बोला जी हमारा काम है इंक्लूजन को बढ़ाना, उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग स्कीम्स आती हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर बैंक अकाउंट खोल के फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया गया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है हम अपनी प्रोग्रेस को चेक करेंगे, हम देखेंगे कि हम कितने अच्छे तरीके से काम करें फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में। इसलिए इस पोर्टल का नाम क्या रखा गया, अंतरदृष्टि। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज के लिए ही बनाया गया इंटरनल पोर्टल है। आगे जाके इसके अंदर क्या पता और स्टेक होल्डर्स को ऐड कर दिया जाए, क्योंकि अलग फाइनेंशियल सर्विसेज भी तो लोग दे रहे हैं ना।
ये इन्वेस्टमेंट मार्केट सेबी भी तो सर्विसेज दे रहा है, आपका क्या कहते हैं आईआरडीआई भी काम कर रहा है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, ऐसे पीएफआरडीए काम कर रहा है किसके लिए, पेंशन सेक्टर के लिए। यहाँ पर आपकी न्यूज खत्म होती है इस पोर्टल के रिस्पेक्ट में। अब हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात स्टार्ट करी है, तो हम एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को भी पढ़ेंगे। ये इंडेक्स को बनाया जाता है सारी सर्विसेज को मिला के, मतलब पेंशन वाली भी होगी, बैंकिंग वाली भी होगी, इन्वेस्टमेंट वाली भी होगी, इंश्योरेंस वाली भी होगी। इसमें सारे रेगुलेटर से डेटा को लिया जाता है और एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बनाया जाता है। इसके अंदर जो पैरामीटर्स है, ब्रॉड पैरामीटर्स है, उसमें 3 बातों पे इंपॉर्टेंस दी गई। सबसे पहले आपकी सर्विसेज का एक्सेस कितना इजी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर आपने सबको अकाउंट तो खुलवा दिए, हाँ भी जीरो बैलेंस अकाउंट है, आप जहां मर्जी से एक्सेस करो। आपके क्या कहते हैं बैंक मित्रा करके बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो विलेज में जा जाके एक्सेस करा रहा है, तो बोला हम एक्सेस को वेटेज देंगे 35% का इस इंडेक्स की कैलकुलेशन के अंदर। एक्सेस के बाद आता है जी आपने अकाउंट तो खुलवा दिया, क्या इसका यूजेज हो रहा है, यूजेज कर पा रहे, अवेलेबिलिटी एंड यूजेज ऑफ सर्विसेज। तो इसको सबसे ज्यादा वेटेज दी गई इस इंडेक्स के अंदर, वो है 45% की। फिर आता है क्वालिटी का फैक्टर, तो बोला आपकी सर्विसेज की क्वालिटी कैसी है, आपने फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करी है, आपने कंज्यूमर क्या कहते हैं प्रोटेक्शन इसमें इंश्योर किया नहीं किया। सर्विसेज की क्वालिटी को वेटेज देगा 20% का। अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो टोटल 97 इंडिकेटर्स को मतलब चेक करा जाता है, फिर इस इंडेक्स को बनाया जाता है। इंडेक्स की अगर बात करें तो हर एक इंडेक्स के अंदर कोई ना कोई बेस ईयर होता है, बट ये इंडेक्स की खासियत है, इसमें कोई बेस ईयर नहीं है। इसके अंदर पेनिट्रेशन चेक करा जाता है कि कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारी पॉपुलेशन के अंदर हो पा रहा है। ओके जी। अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात करें तो ये हर साल जुलाई के मंथ में रिलीज होता है। नेक्स्ट न्यूज आती है आपकी जून 7 की, जिस दिन आपके गाइडलाइंस में चेंज करा गया ट्रेड्स के। ट्रेड्स है हमारा ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, जिसके स्कोप को थोड़ा सा बढ़ाया गया। अब ट्रेड्स की अगर बात करें तो ये बनाया गया था एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के जो सेलर्स है ना, ये अपना सामान बेच देते हैं, बेच दिया और फिर उसके बाद है ना पैसे की वेट करते रहते हैं। बायर कहता है मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, ये जो सेलर है कह रहा है मैंने सामान बनाया बेचा, ये 3 महीने बाद पैसे देगा, मैं क्या करूं, पैसा कहां से लेके आऊं। तो इस ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म के अंदर आप इनवॉइस को डाल देते हैं, जो एमएसएमई का सेलर है वो अपने इनवॉइस को डाल देगा कि भाई हाँ जी मैंने सामान बेचा है एक बायर को, ये रहा इनवॉइस रेज कर रखा है। तो इस ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म के अंदर एक फाइनेंसर आ जाएगा, वो बोलेगा जी मैं फाइनेंस करता हूँ इस इनवॉइस को, आपका 100 रुपीज का इनवॉइस है, आप मेरे से ले लो 98 रुपीज, 99 रुपीज, जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, आप 99 रुपीज ले लो। फिर मैं 1 महीने बाद जो भी बायर है ना, जो जिससे आपसे जिसने आपसे गुड्स को बाय किया है, मैं उससे 100 रुपीज को रिकवर कर लूंगा। फाइनेंसर तो आपको क्या कहते हैं पैसे की सर्विसेज दे रहा है ना, तो आपका उसने इंटरेस्ट काट के आपको पेमेंट कर दी। तो ये जो इनवर्स डिस्काउंटिंग होती है इसको फैक्टरिंग बोली जाती है। ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म के अंदर ये जो फाइनेंसर थे ना, ये बायर्स जो थे ना, बायर्स की क्रेडिट रेटिंग देख के आपका क्या कहते हैं इनवॉइस को डिस्काउंट करेंगे। कहेंगे यार इस बायर का बिल है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बायर का बिल है, बोला इसको डिस्काउंट करो, फाइनेंसर लाइन लगा के खड़े हैं कि यहाँ पर तो पैसा नहीं डूबेगा, क्रेडिट रिस्क तो है ही है ना। फिर कोई बायर है जिसकी क्रेडिट रेटिंग बढ़िया नहीं है, तो उसमें बोला फाइनेंसर कहते हैं नहीं यार इसको हम क्या कहते हैं डिस्काउंट नहीं करेंगे, इस बिल को हम नहीं खरीदेंगे। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या कहते हैं काफी बिल ऐसे नहीं क्या कहते हैं फाइनेंस कर रहे थे फाइनेंसर्स, तो उसके रिस्पेक्ट में एक फोर्थ पार्टिसिपेंट को लाया जो है इंश्योरेंस की कंपनीज। बोला फाइनेंसर्स को, बोला घबराओ नहीं, अगर ये बायर पेमेंट नहीं करेगा तो आपको पैसे देगी इंश्योरेंस की कंपनी। ठीक है ना, मजा आ गया ना, क्या मतलब लॉजिकल चीज है। चलो ट्रेड्स की बात करेंगे। ट्रेड्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर। अलग अलग फाइनेंसर लाके बिडिंग करते हैं जी मैं इतने रुपए दूंगा, मैं इतने रुपए दूंगा। These receivable can be due from corporates, other buyers including government department, PSU, कोई भी मतलब क्या कहता है बायर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम एमएसएमई सेलर, बायर एंड फाइनेंसर, अभी 3 ही लोग थे। अब फोर्थ पार्टिसिपेंट आ गया जो कि है इंश्योरेंस कंपनी, जो ध्यान रखेगी भाई कोई भी पैसा अगर डूबता है तो हम उसकी भरपाई करेंगे। अगर हम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंट बात पॉइंट्स को देखें तो इसमें सिर्फ एमएसएमई का सेलर पार्टिसिपेट कर सकता है और कोई सेलर नहीं आ सकता। एमएसएमई की डिस्कशन अभी करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। अगर बात करें इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है वो है फैक्टरिंग यूनिट की। फैक्टरिंग यूनिट और कुछ नहीं, एक आपका बिल है, जो आप बिल को डिस्काउंट करने के लिए बोलते हो ना, ये फैक्टरिंग की सर्विस आपको दी जा रही है, तो इस बिल को नाम दे दिया गया एक फैंसी नाम, फैक्टरिंग का यूनिट। इसको डिस्काउंट करेंगे कौन, फाइनेंसर्स। ओके जी।
इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो विदाउट रिकोर्स होते हैं। मतलब अब अगर पैसा डूबता है तो फाइनेंसर का रिस्क है, ये फाइनेंसर का रिस्क है, अब वो वापस नहीं जाएगा। सेलर ने तो पैसे डिस्काउंट करवा लिए, अब फाइनेंसर को वो लॉस को बियर करना पड़ेगा। इसी के रिस्पेक्ट में इंश्योरेंस कंपनीज भी आ गई। तो विदाउट रिकोर्स ही यहाँ पे क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग होती है। ओके जी, मजा आ गया जी, मजा आ गया। अगर एमएसएमई की डेफिनेशन की बात करें तो आपको तीनों की डेफिनेशन याद होना जरूरी है। कुछ कुछ स्कीम्स आ जाती है स्पेसिफिक माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, कुछ स्कीम आ जाती है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, और कुछ स्कीम आ जाती है एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो ट्रेड्स की बात करें तो उसमें तीनों एमएसएमई जो एंटरप्राइज है वो एलिजिबल है। तो डेफिनेशन है, अगर माइक्रो एंटरप्राइज है तो उसकी इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड उसका क्या कहते हैं टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो एक माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगी। ठीक है ना। एंड अगर एक भी कंडीशन ब्रीच हुई तो वो माइक्रो एंटरप्राइज नहीं है। स्मॉल एंटरप्राइज की बात करें तो इसकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एक भी कंडीशन ब्रीच हुई तो फिर आप स्मॉल एंटरप्राइज नहीं है। मीडियम एंटरप्राइज की बात करें तो आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो जी, थर्ड न्यूज पे जाते हैं। आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्शंस में चेंज करा कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी के अंदर। अब ये कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी इंटर बैंक जो क्या कहते हैं मूवमेंट होता है ना फंड्स का, कि भाई एक बैंक कह रहा है मेरे पास पैसे कम आ गए, जरा एक दिन के लिए पैसे दियो जरा। नोटिस मनी के अंदर, अच्छा कॉल मनी की बात करें तो वो एक दिन के लिए होता है, नोटिस मनी की बात करें तो वो 2 दिन से लेके 14 डेज के लिए होता है, वही टर्म मनी की बात करें तो वो 14 डेज से लेके आपका 1 ईयर के लिए होता है। अब ये इंटर बैंक पैसे की मूवमेंट के लिए बनाया गया, और इसके अंदर कुछ लिमिट्स लगाई हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। बोल रखा है भाई एक लिमिट से ज्यादा पैसे आप नहीं निकाल सकते, नहीं ले सकते, नहीं बोरो कर सकते। इसके रिस्पेक्ट में अलग अलग बैंक्स के लिए लिमिट है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए लिमिट है, पेमेंट्स बैंक के लिए अलग लिमिट है, रूरल बैंक आरआरबी के लिए अलग लिमिट है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए अलग लिमिट है। इसके अंदर जो चेंज आया वो हाईलाइट कर रखा है। पहले शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए लिमिट थी कि कॉल मनी, नोटिस मनी के रिस्पेक्ट में ये 100% कैपिटल फंड्स को क्या कहते हैं बोरो कर सकते थे, डेली एवरेज बेसिस पे, जो फोर्टनाइटली बेसिस पे रिपोर्टिंग होती है। एक दिन में, अगर स्पेसिफिक डे की बात करें तो कभी भी ये 125% ऑफ कैपिटल, अपने कैपिटल फंड्स के 125% से किसी एक दिन पे बोरोइंग नहीं हो सकती थी। ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए था, जिसको अब चेंज करके कर दिया गया कि आपकी कॉल मनी एंड नोटिस मनी की लिमिट वो इंटरनल बोर्ड अप्रूव करेगा, उसके हिसाब से रहेगी। इंटरनल बोर्ड अप्रूव करेगा लिमिट विद इन द प्रूडेंशियल लिमिट फॉर इंटरनल बैंक लायबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन। इसके अंदर रह के जो भी आपके बोर्ड ने अप्रूव करा है वो लिमिट रहेगी। तो ये लिमिट 100%, 125% की शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए हटा दी गई है, हटा दी गई है। ठीक है ना, ये चेंज आया। पहले जो आपका क्या कहते हैं ये टेबल था, इसके अंदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक होते थे। ठीक है ना, जिसमें अब हटा दिया गया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए तो फिर से भी वो लिमिट्स हैं आपकी 100% और 125% की, बट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए इंटरनल बोर्ड अप्रूव लिमिट्स अब लगेंगी। ओके जी, तो आप अपने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के लेक्चर के अंदर जो नोट्स है उनको अपडेट करेंगे, अगर आपको नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो। ओके जी, ओके जी। सारा का सारा इसमें क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन और भी जो है वो दे रखी है, जो चेंजेस है वो मैंने हाईलाइट कर दिए। ओके जी। फोर्थ न्यूज आपके आती है जून 23 की, जिस दिन MIFOR को सिग्निफिकेंट बेंचमार्क से हटा लिया गया। अगर मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट की बात करें MIFOR की, तो ये निकलता था लाइबोर से, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। अब लाइबोर को सीज कर दिया गया, भाई उसमें धांधलीबाजी हुई तो बोला लाइबोर नहीं आएगा। अगर MIFOR की बात करें तो ये फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निकालती थी लाइबोर को यूज करते हुए। अब लाइबोर ही नहीं आ रहा तो MIFOR कैसे आएगा, तो बोला गया इसको अब हम विड्रॉ कर रहे हैं। FBIL ने बोला जो आपका फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो अलग अलग बेंचमार्क के रेट, अलग अलग रेट्स को निकालते हैं, तो बोला इसको अब हम बंद कर रहे हैं। अभी की अगर बात करें जो सिग्निफिकेंट बेंचमार्क्स है, इन रेट्स को यूज करके आपको लोन दिए जाते हैं। आपको लोन दिया जाएगा जी माइबोर को यूज करके, माइबोर प्लस कुछ परसेंटेज हो गया। मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट है, MMIFOR, इसका अब यूज होगा। इसके अंदर कुछ और क्या कहते हैं टेक्निक्स का यूज करके क्या कहते हैं वो रेट निकाला जाएगा। तो अभी के लिए 6 आपके क्या कहते हैं बेंचमार्क के रेट्स हैं।
इस रेट को आप क्या कहते हैं, हटा लिया गया MIFOR को। ओके जी, तो आपका ओवरनाइट मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट माइबॉर चलेगा, यूएसडी आईएनआर रेफरेंस रेट है, ट्रेजरी बिल का रेट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यूएशन का रेट है, वैल्यूएशन ऑफ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का रेट है, और साथ ही साथ मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। इस मतलब रेट्स को यूज करके बैंक्स प्रीमियम्स इसके ऊपर लगा के लोन्स को क्या कहते हैं, दे सकते हैं। ओके ना, अब इसको यूज नहीं करना, मेन मुद्दे की बात ये 4 बार बोल दिया, MIFR को यूज नहीं करना। ओके, फिफ्थ न्यूज आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मास्टर डायरेक्शन ऑन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशनल रिस्क। अगर आपने बेजल के बारे में पढ़ रखा है तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। हमारे बेजल 2 के अंदर ऑपरेशनल रिस्क का एक फैक्टर इंक्लूड करा था कि भाई कैपिटल होनी चाहिए, ऑपरेशनल रिस्क को कवर करता है। अगर ऑपरेशनल रिस्क क्या है कि हमारे खुद के जो लोग हैं, हमारे जो प्रोसेसेस है बैंक को चलाने के, वो फेल हो जाएंगे, वो ढंग से काम नहीं करेंगे और बैंक को लॉस हो सकता है। क्रेडिट रिस्क तो है ही है बैंक को कि भाई जो लोन दे रहा वो पेमेंट नहीं कर रहा। मार्केट रिस्क है कि मार्केट की मूवमेंट से लॉस हो जाएगा। बट एक ऑपरेशनल का रिस्क है कि आप जो खुद काम कर रहे हो, आप ऑपरेशंस कर रहे हो, उस ऑपरेशंस की वजह से आपके इंटरनल प्रोसेसेस, इंटरनल पीपल, इंटरनल जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा, उसकी वजह से आपको लॉस हो जाएगा। तो इस ऑपरेशनल रिस्क के रिस्पेक्ट में भी आपको एक कैपिटल सेट साइड करनी पड़ती है। अगर मिनिमम टीयर 1 कैपिटल की बात करें तो उसके अंदर रिस्क वेटेड एसेट्स निकाले जाते हैं जो कवर करते हैं क्रेडिट रिस्क को, मार्केट रिस्क को और ऑपरेशनल रिस्क को। तो अब ये ऑपरेशनल रिस्क की कैपिटल निकालने के लिए अलग अलग अप्रोचेस दे रखी थी पहले, जिसके अंदर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच आती थी, स्टैंडर्डाइज अप्रोच आती थी, इंटरनल मेजरमेंट अप्रोच आती थी। इन सबको अब हटा लिया गया और एक अप्रोच डाली गई, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, जिसका नाम है बेसल 3 स्टैंडर्डाइज अप्रोच। अब इसका अलग मेथड है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी क्या कहते हैं उसको समझा देता हूँ कि जो स्टैंडर्डाइज अप्रोच अब लगाई गई उसको निकालने की मेथोडोलॉजी क्या है। तो इसके अंदर बिजनेस इंडिकेटर को देखा जाएगा। इन्होंने ऑपरेशनल रिस्क के अंदर थोड़ा सा क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉक्सी क्या कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क निकाला जाएगा, जिसके अंदर आपका क्या कहते हैं एक बैंक का इंटरेस्ट, लीज, डिविडेंड का कंपोनेंट, कितनी नेट इनकम है, फिर अदर क्या कहते हैं, अदर क्या कहते हैं जो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसको देखा जाएगा। फिर एंड में आपका जो कि फाइनेंशियल कंपोनेंट है, एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये बात करें बिजनेस इंडिकेटर के अंदर तो स्पेसिफिक वेटेज दी गई किसको, आपकी इंटरेस्ट, लीज, डिविडेंड की जो इनकम है, नेट इनकम है। फिर देखा गया आपकी अदर कोई इनकम है, और एंड में जो फाइनेंशियल कंपोनेंट है वो चेक करेगा आपका जो एंड पॉइंट पे आपका क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, उसका क्या मतलब कितना उसका क्या कहते हैं वेटेज वगैरह कैसे वो निकल के आ रहा है। तो उसके बेसिस पे कुछ बिजनेस इंडिकेटर्स निकाले जाएंगे, इसके बेसिस पे ये ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल निकाली जाएगी। तो उसके हिसाब से आपको मिनिमम कैपिटल टीयर 1 क्या कहते हैं मेंटेन करनी पड़ती है बेसल नॉर्म्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका कैलकुलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस मैक्सिमम यही आ सकता है कि अब कौन सी अप्रोच फॉलो होती है क्या कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क की कैपिटल के निकालने में। तो आपको याद रखना है बेसल 3 स्टैंडर्डाइज अप्रोच। अगर आपने बेसल नॉर्म्स को पढ़ रखा है तो आई होप आप इसको बेटर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो आप वीडियोस में जाएं और चेक करें भी कभी बेसल नॉर्म्स को। चलो, आपके जून मंथ के आरबीआई के सर्कुलर यहाँ पे समाप्त होते हैं। आप इसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा एप्लीकेशन। इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।